हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, और आज हमारा यूनिट 5 का लेक्चर 11 है। और आज के लेक्चर का टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स 1 का फुल सिलेबस फ्री मिलेगा, और फुल सिलेबस के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सभी यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल के अंदर मिलेंगे। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर में हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन के अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी और हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। स्टेप्स टू फाइंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी तो हम उसके आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप देखिए, फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बना चुके हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको लास्ट लेक्चर कंप्लीट करना है, और लास्ट लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको आज का लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज भी हम लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है इसके जो रूट्स होते हैं जो हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। तो स्टेप नंबर 2 में हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 में जब हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी तो आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, क्या है, a माइनस लैम्डा आई। अब a माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये भी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। a माइनस लैम्डा आई और इनटू में x, और ये जो यहां पर आपको कैपिटल X दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, आइगन वेक्टर्स है। बात समझ में आ रही है, क्या है, आइगन वेक्टर्स। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अप्लाई करके इसमें से x को कैलकुलेट करना है। x को कैलकुलेट करना है। यहां पर x की वैल्यू 2 हो सकती है। देखिए अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो x की 2 वैल्यू होंगी, और अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो वहां पर x की या तो 2 वैल्यू होंगी या फिर 3 वैल्यू होंगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो इस इक्वेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x को ही कैलकुलेट करना है। फाइंड आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो यहां पर लैम्डा आ रहा है। ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा है क्या एक्चुअल में, ये आइगन वैल्यू है। यहां पर लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज को हम पुट करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहां पर एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू इज नॉट यूनिक। देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास जितनी आइगन वैल्यूज आएंगी हम सभी के लिए आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक आइगन वैल्यू आती है लैम्डा इक्वल टू 2, तो जब हम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक आइगन वेक्टर नहीं आएगा, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें केवल एक आइगन वेक्टर चाहिए होगा, इनफाइनाइट नहीं चाहिए होंगे। एग्जिस्ट इनफाइनाइट करेंगे। क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमें मैथमेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आइगन वेक्टर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आइगन वेक्टर यूनिट नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आइगन वेक्टर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इस टॉपिक के ऊपर जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे आज मैं आपको सभी वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर कराने वाला हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले हम आइगन वेक्टर्स को ही कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे जब हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। और याद रखना, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में रेगुलर पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, और आने वाले जो 2 लेक्चर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100% आपको आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना ही होगा, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो। बात समझ में आ गई? तो हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है ए मैट्रिक्स के लिए, और यहां पर हमें मैट्रिक्स दी गई है 2x2 ऑर्डर की। तो हम एक क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का कर लेते हैं, उसके बाद आगे के सभी क्वेश्चन हम 3x3 ऑर्डर के करेंगे। और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2020 में आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट स्टेप के साथ सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप मैं यहां पर फॉलो करूंगा वही स्टेप में आगे के सभी क्वेश्चन में फॉलो करूंगा। तो आपको एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसको कॉपी कर लेंगे। तो हमें यहां पर ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें यहां पर गिवन है 2x2 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स है हमारे पास 5 4 1 एंड 2। ये हमें एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैसे बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो यहां पर हम लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब ये a माइनस लैम्डा आई कैसे बनेगा, देखो ये आपको बनाना आना चाहिए, और इसको बनाना बहुत आसान है। देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा को माइनस कर दो, लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस कर दीजिए तो आपके पास a माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। क्लियर है? देखो कैसे, पहले तो यहां पर डिटरमिनेंट का सिंबल है तो हम डिटरमिनेंट का ही सिंबल लगाएंगे, मैट्रिक्स का नहीं लगाएंगे। नाउ a माइनस लैम्डा आई, तो 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, 4 एज इट इज रहेगा, यहां पर 1 भी सेम रहेगा, और 2 माइनस लैम्डा। आपको केवल डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस करना है तो आपके पास a माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू में 0। अब क्या करें, अब यहां से हमें लैम्डा के टर्म्स में एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस 2x2 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं सबको आता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 माइनस लैम्डा के साथ में, और -4 एंड इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 5 इंटू 2 10 आएगा, 5 इंटू माइनस लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा आएगा, माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस का 2 लैम्डा आएगा, और उसके बाद माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अरेंज करके यहां पर लिखेंगे कितना आएगा, पहले मैं लैम्डा स्क्वायर को लिखूंगा, चलिए आगे लिखते हैं, है ना, अरेंज करके हम इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। देखो लैम्डा स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद देखो माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 लैम्डा।
उसके बाद हमारे पास यहां पर, अच्छा यहां पर मैंने -4 छोड़ दिया है, -4 को भी लिखना है, -4 इक्वल टू में 0। अब जरा ध्यान दें, 10 - 4 कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये 6 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब यहां से हमें क्या करना है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आइगन वैल्यू को कैलकुलेट आप करेंगे कैलकुलेटर से। इससे कैलकुलेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको इसके साथ कंपेयर करना है। यहां पर बस डिफरेंस ये होगा कि x की जगह यहां लैम्डा आएगा, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा में है। तो जो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो लैम्डा का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, -7। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 6। कैसे, कंपेयर करके। तो हमेशा याद रखना, जो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a, जो लैम्डा का कोफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। क्लियर है। चलिए अब हमें करना क्या है, अब हमें कैलकुलेटर का यूज करना है। कैलकुलेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, मॉड का बटन प्रेस करेंगे, और जब तक प्रेस करते रहेंगे तब तक इक्वेशन ना आ जाए। जैसे ही इक्वेशन आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अननोन आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए डिग्री, तो आप मॉड का बटन फिर से प्रेस करेंगे तो आपके पास डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो 2 डिग्री की इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके कैलकुलेटर आपसे पूछेगा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो आप 1 को एंटर करेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे। फिर आपसे बी की वैल्यू पूछेगा तो बी की वैल्यू एंटर कर देंगे, -7, और फिर से इक्वल प्रेस करेंगे। अब आपसे सी की वैल्यू पूछेगा कैलकुलेटर, तो सी की वैल्यू 6 एंटर करेंगे और अगेन इक्वल प्रेस कर देंगे, तो आपके पास लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर लैम्डा की जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 6। एक बार और इक्वल प्रेस करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, तो सेकंड वैल्यू आ रही है 1। तो लैम्डा की यहां से 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, एक 6 और एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं। इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दीज आर द आइगन वैल्यूज, है ना, आइगन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब क्योंकि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू आएंगी, 3x3 की होगी तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। और ये दोनों आइगन वैल्यूज अलग अलग है। हमें क्या करना है, इन आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है, और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे आइगन वैल्यूज, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन, सॉरी यहां पर आइगन वेक्टर्स आएगा, आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, और बाहर लिखा है कैपिटल X इक्वल टू में 0। अच्छा एक चीज का यहां पर ध्यान रखना बेटा, देखो यहां पर a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट था, यहां पर डिटर्मिनेंट नहीं है, यहां पर मैट्रिक्स है और इनटू में x है। x क्या है, आइगन वेक्टर। चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या होगी, यही तो है a माइनस लैम्डा आई, ये है a माइनस लैम्डा आई। क्लियर है। तो हमेशा याद रखना a माइनस लैम्डा आई कैसे आता है, मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस कर दें तो आपको a माइनस लैम्डा आई मिल जाता है। कैसे मिलता है यह भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। चलिए अब यहां पर मैं पुट करूंगा a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, तो यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, यहां पर 1, यहां पर 4 और यहां पर 2 माइनस लैम्डा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई।
अब ये कैपिटल एक्स है, ये क्या है, आइगन वेक्टर है। तो सीधी सी बात है, इस एक्स के अंदर वेरिएबल आएंगे, है ना। तो कितने वेरिएबल आएंगे, क्योंकि दो आइगन वैल्यू है तो हमारे पास दो ही आइगन वेरिएबल यहां पर आएंगे। अब वेरिएबल्स को आप एक्स वाई भी ले सकते हैं और एक्स वन एक्स टू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर एक्स और वाई ले लेता हूं, क्लियर है। इक्वल टू, अब इक्वल टू देखो जरा ध्यान से, इक्वल टू में क्या लिखा, जीरो। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, एक्चुअल में ये ओ है, तो यहां पर हम नल मैट्रिक्स रखेंगे, मतलब यहां पर जीरो आएगा और यहां पर क्या आएगा, जीरो। बोलो बात समझ में आ गई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां पर हमारे पास इसी तरह की इक्वेशन होती थी। जब हम होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते थे तो हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, क्लियर है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस इक्वेशन की हेल्प से आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए और 1 के लिए। तो पहले 6 के लिए करेंगे फिर 1 के लिए करेंगे। तो पहले हम 6 के लिए करते हैं ना, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 6, जब लैम्डा की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो x मतलब आइगन वेक्टर, हमें ये एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान दे जा कैसे करेंगे, देखो पुट करो यहां पर लैम्डा की वैल्यू 6 को पुट करिए। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू को 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 होता है। यहां पर 4 होता है, यहां पर 1 आएगा और यहां पर माइनस का 4 आएगा। लैम्डा की वैल्यू 6 पुट किया मैंने, ध्यान से देखो जरा, 5 माइनस 6 -1, ये 4 कॉपी कर दिया, 1 को कॉपी कर दिया, 2 माइनस 6 -4, और यहां पर हमारे पास x और y इक्वल टू में हमारे पास 0 0 0 0, ये लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहां से x और y को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने होमोजीनियस में किया था। आपको याद होगा होमोजीनियस सिस्टम में हमेशा सिस्टम का सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर भी इसका सॉल्यूशन हमेशा होगा, x और y की वैल्यू आपके पास आएगी, या तो यूनिक आएगी या इनफाइनाइट आएगी, और यहां पर आपके पास इनफाइनाइट ही आएगी, यूनिक भी नहीं आएगी। ध्यान से देखो जरा क्या करेंगे। तो देखिए होमोजेनियस सिस्टम को जब हम सॉल्व करते तो हम क्या करते थे, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होती थी, हम इस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। किस में कन्वर्ट करते थे, इक्लियन फॉर्म में। और इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूं लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया तो आपके लिए यूनिट नंबर 5 इजी हो जाएगी। अगेन हम यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो आप जानते हैं कि अगर हम डायगोनल के नीचे वाले नंबर को 0 बना दें तो हमारी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में आ जाती है। तो चलिए 0 बनाते हैं। तो हमें इस 1 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए R2 में चेंज करेंगे, और R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 में हम R1 को ऐड कर देंगे। देखो 1 में -1 ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। तो अब R2 में चेंज कर देते हैं, देखिए क्या चेंज होगा, R2 में चेंज करेंगे तो R1 को कॉपी करेंगे, पहले R1 को मैंने यहां पर कॉपी कर दिया क्योंकि नो चेंज है। उसके बाद R2 में चेंज करेंगे, 1 - 1 0, देखो दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यहां भी 0 आएगा, ये भी 0 आ गया। यहां पर x और यहां पर y इक्वल टू में 0 0, ये लीजिए। क्लियर है, तो आसान है, यहां से समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। अब देखो आगे देखिए अब क्या करना है। तो यहां पर इक्लियन फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। तो जब हमारे पास इक्लियन फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीधी सी बात है, -1 का मल्टीप्लाई x में होगा, 4 का मल्टीप्लाई y में होगा। तो हमें क्या मिलेगा, -x + 4y। देखो -1 × x -x, 4 × y 4y, तो -x + 4y इक्वल टू में 0, इक्वल टू में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर आप ध्यान दें, अगर मैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, तो देखो 0 × x 0, 0 × y 0, 0 ही आएगा। इसका मतलब हमें यहां पर केवल एक ही इक्वेशन मिल रही है, हमें यहां पर केवल एक ही इक्वेशन मिल रही है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, हमें एक इक्वेशन मिली है जबकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो आपको मालूम है
अगर वेरिएबल दो है और इक्वेशन एक है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा और हमें एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि लेट y को मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू k1। मैं यहां पर y को क्या मान लेता हूं, k1 मान लेता हूं। मैं k1 k2 k3 मानता हूं, आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो मैंने y को k1 मान लिया। तो अगर मैं y को k1 मानता हूं तो सीधी सी बात है, जब यहां पर मैं y की जगह k1 रखूंगा तो x की वैल्यू 4k1 आ जाएगी। भाई ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। जब आप यहां पर y की जगह पर k1 रखेंगे तो ये आएगा, है ना। इसको तो ले आएंगे, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 4k1, माइनस से माइनस खत्म तो x इक्वल टू 4k1। तो ये मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और एकदम बच्चों वाली कैलकुलेशन है। तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो अपने आप चेक कर सकते हैं आप। चलिए, तो हमें y की वैल्यू पता चल गई, हमें x की वैल्यू भी पता चल गई। इसका मतलब हमें आइगन वेक्टर पता चल गया। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कैपिटल x की वैल्यू पता चल गई। अब सीधी सी बात है, जितनी लैम्डा की वैल्यू होंगी उतनी ही x की वैल्यू आएंगी, है ना। तो हमारे पास कैपिटल x की पहली वैल्यू आ चुकी है लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल x1 से। जब दूसरी वैल्यू आएगी तो x2 कह देंगे, कैपिटल x1, है ना। तो कैपिटल x1 हमारे पास यहां पर क्या है, x और y। अब यहां पर x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अगर आप यहां पर x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो x की जगह क्या आएगा, 4k1 आएगा और y की जगह पर क्या आएगा, k1 आएगा। अब यहां से k1 को कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप यहां से k1 को कॉमन लेते हैं, k1 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 4 और 1, 4 और 1, और यही हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर है x1। क्लियर है, ये क्या हमारे पास x1 आ चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x1 को कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। चलिए, तो एक आइगन वेक्टर हमारे पास आ चुका है लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम सेकेंड आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब हम यहां पर लैम्डा इक्वल टू 6 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे। तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। अब यहां पर वापस आते हैं, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। अब यहां पर लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 4 4, देखो ये 4 ये 4, ये 1 ये 1, तो 4 4 1 1। तो हमारे पास यहां पर बचेगा 4 4 4 4 1 1 लैम्डा की वैल्यू को पुट करने के बाद, और यहां पर हमारे पास है x और y, x और y इक्वल टू में हमारे पास है 0 0, ये लीजिए। अब अगेन वही काम करना, हमें क्या करेंगे, इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसको, इस मैट्रिक्स को। तो इस 1 को बनाएंगे 0, तो इस 1 को 0 बनाना है इस 4 की हेल्प से। तो बहुत सिंपल है भाई, पहले इसको 1 बना दो और 1 में से 1 क्या कर दो, माइनस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे 1 अपॉन, R2 में से माइनस कर देंगे 1/4 टाइम्स ऑफ R1। सीधी सी बात है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, ये भी 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, दोनों 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहां पर आ जाएगा 4 4 0 0, x और y इक्वल टू में 0 0, ये लीजिए, ये आएगा हमारे पास। इक्लियन फॉर्म आ चुकी है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x, और 4 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो अगेन 4y इक्वल टू में 0। अब देखो, अब 0 इंटू एक्स 0 आएगा, 0 इंटू वाई 0 आएगा, यानी कि अगेन दो वेरिएबल है, इक्वेशन हमें कितनी मिली, एक ही इक्वेशन मिली है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखो दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, तो अगेन आपको एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लेट y इज इक्वल टू k2। अब यहां पर मैंने k2 क्यों लिया, क्योंकि मैं k1 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मैंने y को ले लिया k2। अब अगर आप इस इक्वेशन में y की जगह k2 पुट करते हैं
तो सीधी सी बात है, ये उधर जाएगा तो -4k2 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस का k2। बस अब आपके पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड आइगन वेक्टर आ रहा है, तो सेकेंड आइगन वेक्टर को हम डिनोट करेंगे x2 से। किससे डिनोट करेंगे, x2 से डिनोट करेंगे। देखिए x2 से डिनोट करेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, x और y। हम यहां पर x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -k2, और यहां पर पुट करेंगे प्लस का k2, -k2 और प्लस का k2। अब ध्यान दीजिएगा, k2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, k2 कॉमन आ गया तो हमारे पास यहां पर x2 बचेगा -1 और +1। ये लीजिए, ये हमारे पास आ चुका है सेकेंड आइगन वेक्टर। तो एक तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था और एक हमारे पास ये आ चुका है। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरा आइगन वेक्टर कहां है, ये रहा, ये फर्स्ट और वो सेकेंड। तो दोनों आइगन वेक्टर्स को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ डाउट आ गए होंगे, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का पहला डाउट तो ये होगा, क्या सर k1 k2 लेना जरूरी है, क्या k1 k2 लेना जरूरी है? तो देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, कोई जरूरी नहीं है, है ना। क्योंकि आप यहां पर, जैसे मैंने यहां पर y को k1 लिया है, तो आप यहां पर y को 1 ले सकते हैं। जब आप y को 1 लेंगे तो x आपके पास x आपके पास 4 आ जाएगा, है ना। तो k1 नहीं आएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4 1, वो भी ठीक है। आप जरूरी नहीं कि k1 k2 k3 लें, आप कोई नंबर भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर मत लेना, छोटा नंबर आप ले सकते हैं, मतलब आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं k1 क्यों मान रहा हूं, देखिए मैं k1 इसलिए मानता हूं जिससे कि स्टूडेंट को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आया, ये तो एक ही आइगन वेक्टर है। तो फिर मैंने आपसे ये क्यों कहा था कि एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर है, तो मैंने बिल्कुल सही कहा था। देखो यहां पर k1 दिखाई दे रहा है, ये k1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू है, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने आइगन वेक्टर होंगे। तो एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ये इनफाइनाइट आइगन वेक्टर है, लेकिन ये सभी वेक्टर डिपेंडेंट होंगे क्योंकि ये k1 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर केवल एक है, डिपेंडेंट वेक्टर इनफाइनाइट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडेंट वेक्टर इनफाइनाइट है और इंडिपेंडेंट वेक्टर एक है। और ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेक्टर आए हैं, डिपेंडेंट तो इनफाइनाइट है लेकिन इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, दो हैं। बोलो बात समझ में आ गई। एक और कंफ्यूजन यहां पर स्टूडेंट को आएगा और वो क्या होगा, एक्चुअल में जब हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो हो सकता है मेरे आंसर बुक के आंसर के साथ मैच ना करे। भाई कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि वो मेरे आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करे, तो हो सकता है मैच ना करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब गलत नहीं है, क्योंकि आइगन वेक्टर अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आ सकते हैं। मेरे आइगन वेक्टर बुक से अलग आ सकते हैं। बात समझ में आ रही। अब अलग क्यों आते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अलग इसलिए आते हैं, जैसे हमने लैम्डा इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने यहां पर y को k1 माना। क्या माना, y को k1 माना। अगर मान लीजिए मैं x को k1 मान लेता तो y की वैल्यू आती k1/4। क्या आती k1/4, तो यहां पर k1/4 होता, मैं k1 को कॉमन ले लेता तो यह 1/4 आता। बात समझ में आ रही है। तो आपको देखने में लगता है कि वो अलग हो गया, लेकिन एक्चुअल में अलग नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू अलग मानी है इसलिए वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही। सिमिलरली मैंने यहां पर y को k2 माना है, अगर मैं यहां पर x को k2 मान लेता तो मेरा y माइनस k2 आता, मतलब मेरा आंसर यहां पर प्लस होता 1 और यहां पर -1 होता, तो वो भी सही है। तो आइगन वेक्टर अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, बस आपको प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं।
और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने का, यह तरीका हर जगह काम करेगा, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। जो स्टूडेंट वैल्यूज को, एक्स वाई की वैल्यू को 1 2 या 0 1 मानते हैं ना, वो कुछ जगह पर जाकर के फंस जाते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। ये क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पूरा प्रोसेस एक बार फिर से मैं यहां पर रिपीट करूंगा और इस क्वेश्चन के बाद आपको सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं और उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और ये आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या चीज आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको नए सीखने को मिलेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि आइगन वेक्टर्स का हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 3x3 की मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2024 में आ चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। मेरे पास ए मैट्रिक्स यहां पर गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें यहां पर गिवन है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 8 -6 और 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3। ये हमें गिवन मैट्रिक्स है। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है। तो हम यहां पर लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0 के इक्वल लिखेंगे, है ना, 0 के इक्वल। अब ये जो a माइनस लैम्डा आई है, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, है ना, और इस मैट्रिक्स का हमें क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट। तो मैं आपको बता चुका हूं a माइनस लैम्डा आई कैसे आता है, जब आप डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस लैम्डा, यहां पर आएगा -6 और ये मेरे पास रहेगा 2, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाते हैं, -6, यहां पर आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा और यहां पर आ जाएगा -4, यहां पर 2 कॉपी करेंगे -4 और यहां पर मेरे पास आएगा 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को करना है एक्सपेंड। तो हम इसको R1 के अलाउंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड अलोंग R1। बस यहां पर ध्यान रखना एक्सपेंड करने से पहले कि कोई भी नंबर आपने गलत कॉपी नहीं किया होना चाहिए। अगर नंबर आपने स्टार्टिंग में अगर आपने नंबर को गलत कॉपी कर लिया तो आपका पहले स्टेप में ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो एक बार नंबर जरूर क्रॉस चेक कर लेना। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3, क्लियर है। और डायगोनल एलिमेंट्स में से मैंने लैम्डा को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो एक्सपेंड R1 के अलाउंग करेंगे तो सबसे पहले 8 माइनस लैम्डा लिखेंगे। 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं सभी स्टूडेंट को अच्छे से आता है, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। 8 माइनस लैम्डा लिखेंगे सबसे पहले, 8 माइनस लैम्डा, ठीक। उसके बाद हम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देंगे और ये जो हमारे पास बचा 2/2 का डिटरमिनेंट, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो मैं यहां पर 2/2 के डिटरमिनेंट को क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा -4 और यहां पर आएगा 3 माइनस लैम्डा। ये लीजिए, बोलो बात समझ में आ रही है। पहले हमने 8 माइनस लैम्डा लिखा, इसको हटा दिया, इसको हाइड कर दिया हमने, इसको भी हाइड कर दिया और ये चारों लिख दिए। अब मैं इस -6 को लिखूंगा और आपको मालूम है 3/3 के डिटरमिनेंट में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है। तो देखो इसका साइन क्या है, माइनस है। तो यहां पर सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे, माइनस,
उसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 6। अब आएगा 2/2 का डिटरमिनेंट। अब जरा ध्यान से देखो, देखो अब क्या करेंगे, आप इस रो को हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो ये जो चारों नंबर आपके पास बचे, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो इसको हम लिखेंगे -6 2 -6 और 2 -6 और 2 -4 और 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, ये आ गया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं ना। अब इस 2 की बारी है, तो 2 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहां पर अब लिखूंगा मैं +2, और अगेन यहां पर मेरा 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा। देखो क्या आएगा, इस कॉलम को हटा देंगे और इस रो को हटा देंगे, ये आएगा हमारे पास -6 2 -6 और 2 और 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, और नीचे क्या है हमारे पास -4, ये लीजिए, और इक्वल टू में आ जाएगा 0, क्योंकि सबके इक्वल में क्या है, 0 है। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यहीं से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो ना, अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बाहर क्या है, 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा, ये बाहर है ना। अब ये वाला ब्रैकेट देखो, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस लैम्डा के साथ करेंगे। भाई 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ये आ जाएगा, तो 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, बीच में आएगा माइनस साइन, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो यहां पर आ जाएगा 16। क्लियर है? और आगे जाते हैं। अब यहां पर हमारे पास है नेक्स्ट नंबर प्लस का 6, प्लस का 6। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -6 का मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा के साथ में, और बीच में माइनस साइन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -8 आएगा, और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर आ जाएगा 8, ये लीजिए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस का 2, प्लस का 2, और यहां पर देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 24 आएगा, प्लस का, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 7 माइनस लैम्डा, और इक्वल टू में आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं जल्दी से, देखिए जरा, 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा, यहां पर इन दोनों ब्रैकेट का मैं करने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस लैम्डा, माइनस का 7 लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा हो जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया होगा, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दोनों फैक्टर को, पहले 7 का 3 में करा 21, 7 का लैम्डा में करा -7 लैम्डा, माइनस लैम्डा का 3 में करा तो माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का 16, ये हो गया हमारा। आगे देखो नेक्स्ट प्लस, अब बाहर 6 लिखा है, अंदर देखो क्या आएगा, इस -6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 18, -6 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो प्लस का 6 लैम्डा, और प्लस का 8, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, प्लस 2 बाहर है, अंदर देखो 24 माइनस 2 इंटू 7 14, माइनस का 14, -2 इंटू माइनस लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में आएगा 0, इक्वल टू में आएगा 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा, ये लीजिए। देखिए ये जो मैं यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करा रहा हूं, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी होता है, जिसमें हम डिटरमिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करते, है ना, लेकिन वो तरीका मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है तो मैं अलग से वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने सेकंड मेथड भी बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने का। यहां पर मैं केवल आपको एक ही मेथड बता रहा हूं, है ना। चलिए ये मेथड भी देखो, वो भी आसान है, ये भी आसान है, दोनों लगभग सेम ही है, आप किसी से भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम लोग इसी मेथड को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको इसी मेथड से करा रहा हूं। चलिए यहां पर देखो जरा, लैम्डा का स्क्वायर पहले देखो, लैम्डा स्क्वायर को पहले लिखेंगे, मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, बड़ी डिग्री का पहले लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा को ऐड करो, 7 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा, उसके बाद देखो 21 माइनस 16 प्लस का 5 बचेगा, ये लीजिए
आगे चलते हैं, +6। अब यहां पर देखो, ये प्लस का 6 लैम्डा है और माइनस का 18 प्लस का 8, तो माइनस का 10 बचेगा। और आगे चलते हैं, +2। यहां पर देखो, अगर आप ध्यान दें, 24 माइनस 14 10 बचेगा, 10 प्लस 2 लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 10, 2 लैम्डा प्लस का 10 इक्वल टू में 0। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, फिर माइनस लैम्डा का करेंगे सबके साथ। तो 8 लैम्डा स्क्वायर, 8 का 10 में करेंगे तो माइनस का 80 लैम्डा, है ना, 8 इंटू 10 80 हो गया, प्लस 8 इंटू 5 40, तो यहां पर 40 आएगा। अब माइनस लैम्डा का करेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा इंटू माइनस का 10 लैम्डा प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर, प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा इंटू 5, माइनस का 5 लैम्डा, माइनस का 5 लैम्डा, प्लस 36, देखो 6 इंटू 6 36 लैम्डा, उसके बाद माइनस का 60, माइनस का 60, यहां पर देखो 2 इंटू 2 4 लैम्डा, और 2 इंटू 10 प्लस का 20, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। बस अब इनको क्या करना है, सेम डिग्री की टर्म को ऐड करके लिखना है और अरेंज करना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले लैम्डा की पावर 3 लिखूंगा, तो माइनस लैम्डा की पावर 3, है ना। अब लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को देखेंगे, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 18 लैम्डा स्क्वायर, 18 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर लैम्डा वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, देखो 80 लैम्डा माइनस का है, माइनस का 5 लैम्डा, माइनस का 85 लैम्डा हो गया, माइनस का 85 लैम्डा, 36 लैम्डा और 4 लैम्डा प्लस का 40 लैम्डा, तो सीधी सी बात है माइनस का 45 लैम्डा बच जाएगा, माइनस का 45 लैम्डा। अब कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लो, 40, 40 यहां पर है, 40 के बाद प्लस का कुछ और भी है 20, देखो 40 और प्लस का 20, प्लस का 60 हो गया और माइनस का 60 भी है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म यहां पर बचेगी नहीं, इक्वल टू में आ जाएगा 0, इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है, हमें चाहिए इसके रूट्स। तो अब आप रूट्स के लिए अगेन कैलकुलेटर में जाएंगे, मॉड का बटन प्रेस करेंगे, इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिग्री को सेलेक्ट करेंगे, डिग्री कितनी है 3 है, और अब आपसे यहां पर ए की वैल्यू पूछी जाएगी। तो देखो मैं आपको बता दूं ए की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 को आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे बी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बी होगा, तो यहां पर बी की वैल्यू को एंटर करेंगे 18। उसके बाद आपसे सी की वैल्यू पूछी जाएगी, सी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा का कोफिशिएंट माइनस का 45। उसके बाद आपसे डी की वैल्यू पूछी जाएगी, और आप ध्यान दीजिएगा यहां पर डी तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है। देखो आपको मालूम है जो हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू में 0। तो ध्यान रखना यहां पर x की जगह लैम्डा आ रहा है ना भाई, स्टैंडर्ड तो x होता है, लेकिन यहां पर हमारी क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा में है। तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहां पर लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट a होगा, तो a की वैल्यू -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है, तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट b होगा, तो b की वैल्यू 18। c का कोफिशिएंट c होता है, तो यहां पर लैम्डा का कोफिशिएंट c होगा, c की वैल्यू -45। और कांस्टेंट टर्म d होती है और यहां पर कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 0 को एंटर करेंगे और उसके बाद आप इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, तो आपके पास x1 की पहली वैल्यू आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो x नहीं होगा, वो लैम्डा होगा। तो आपके पास लैम्डा की पहली वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से लैम्डा की आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15। क्या आएगी 15। उसके बाद फिर से इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो सेकंड वैल्यू आएगी 0, और उसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे तो थर्ड वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी, और यही हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज है। तो इन आइगन वैल्यूज को मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू सबसे पहले मैं 0 को लिखूंगा, जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं। मैं यहां पर 0 को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद 3 और उसके बाद 15। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरी तरह आप भी लिखें,
है ना। बस मैंने यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए तीनों नंबर, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। लैम्डा इज इक्वल टू 0, 0,3,15। तो ये हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं और अब हम इन तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? 1 बाय 1 तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब मैं कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूं आइगन वेक्टर की। नाउ आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, है ना। आइगन वेक्टर्स corresponding eigenvector corresponding to आइगन वैल्यूज। अब हम आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है। कौन सी? a माइनस लैम्डा आई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एक्स के साथ और इक्वल टू में आ जाएगा नल मैट्रिक्स। इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे और a माइनस लैम्डा आई यहां पर क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। तो पहले हम a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा a माइनस लैम्डा आई क्या आएगा, a माइनस लैम्डा आई मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो सीधी सी बात है, जो मैट्रिक्स है आपके पास इसको आपको लिखना होगा। ये रहा आपके पास a माइनस लैम्डा आई, है ना। तो 8 माइनस लैम्डा यहां पर आएगा 8 माइनस लैम्डा, उसके बाद -6 और 2, -6 और 2, -6 और 2, -6 7, -6 यहां पर आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा और -4, 2 -4, 2 -4 और आगे आएगा 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है a माइनस लैम्डा आई। इसके मल्टीप्लीकेशन में आइगन वेक्टर है, मतलब यहां पर वेरिएबल आएंगे। अब क्योंकि यहां पर 3 आइगन वैल्यूज है तो आपको 3 आइगन वेक्टर 3 वेरिएबल आपको लेने होंगे, x, y और z। आप चाहे तो x1, x2 और x3 भी ले सकते हैं, स्मॉल x1, x2, x3 ये भी आप ले सकते हैं, चलेगा। इक्वल टू में नल मैट्रिक्स 0 0 0 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की तीनों वैल्यूज के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, हम यहां पर लैम्डा की वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, पहले हम लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, तो देखिए अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास आइगन वेक्टर क्या आएगा, अब ध्यान देंगे। तो यहां पर इस मैट्रिक्स में जहां जहां लैम्डा है मुझे 0 पुट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 2, 8 माइनस 6 2, -6 7 और माइनस का 4, 2 -4 और 3, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। भाई लैम्डा की जगह 0 पुट कर देंगे, यही आ जाएगा, है ना। 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, एक बार और वेरीफाई कर लेता हूं, -6 7 -4, -6 7 और -4, 2 -4 3, 2 -4 3, क्योंकि यहां पर अगर नंबर गलत कॉपी हो गया तो आइगन वेक्टर भी गलत ही आएंगे। चलिए अब आगे देखो, एक्स वाई और जेड इक्वल टू में नल मैट्रिक्स 0 0 0, ये लीजिए। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में रिपीट करना है ना। और आपको बस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैट्रिक्स को इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे।
तो लैम्डा की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब हम इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर को 0 करना है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर 8 लिखा है। अब 8 की हेल्प से -6 और 2 को 0 करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम एक काम करते हैं, तीनों ही इवन नंबर है, हम इसमें से 2 जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद 0 बनाना आसान हो जाएगा। तो हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, R1 रो को इंटरचेंज करेंगे R3 रो के साथ में। तो देखिए क्या आएगा, R1 को R3 से इंटरचेंज करेंगे तो अब हमारे पास यहां पर देखो क्या आएगा, R1 रो में R3 रो आएगी 2 - 4 3, 2 - 4 और 3, 2 - 4 और 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो में नो चेंज, -6 7 -4 2। अच्छा, अब हम R1 को R3 में लिखेंगे 8 - 6 8 - 6 और 2। तो हो गया इंटरचेंज। यहां पर हमारे पास XYZ इज इक्वल टू में 0 0 0, ये लीजिए। अब 0 बनाना आसान है। अब इस 2 की हेल्प से हम इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या लिखना, ऑपरेशन। तो देखो इसको 0 बनाना है तो R2 में चेंज करेंगे, और R2 में क्या चेंज करेंगे, सीधी सी बात है, -6 में +6 ऐड करेंगे। तो +6 कब आएगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 में चेंज R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, 3 टाइम्स ऑफ R1, पहला ऑपरेशन। अब इसको 0 बनाना है तो यहीं पर लिख देता हूं, R3 में चेंज, R3 में चेंज, देखो ध्यान से देखो, R3 में चेंज, इसको 0 बनाना है तो इसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा। तो पहले यहां पर 8 बनाओ और इसमें से माइनस कर दो। तो इसका मतलब R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, 4 टाइम्स ऑफ R1। ये दोनों ऑपरेशन हम लगा देते हैं, ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो देखिए क्या आएगा अब ना, अब हम यहां पर ऑपरेशन को लगा देते हैं। तो R1 में नो चेंज, तो R1 के एलिमेंट कॉपी करो, 2 - 4 और 3। अब हमें चेंज करना है इसमें, है ना। तो एक काम करता हूं, अलग से लिख लेता हूं। देखिए -6 7 और -4, हमें क्या करना, R2 में 3R1 ऐड करना है। तो मैंने R2 को लिख दिया। अब 3R1 को लिखूंगा इसके नीचे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो। देखो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा -12, 3 4 जा और 3 3 जा 9, दोनों को कर दो ऐड। 0 -5, 0 -5 और ये आएगा +5। तो इसका मतलब यहां पर आएगा 0 -5 और +5। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे देखो ना, अब हमें R3 में चेंज करना है। तो मैं R3 को कॉपी कर लेता हूं पहले, 8 -6 और 2। R3 में से माइनस करना है 4R1 को, तो पहले मैं इसके नीचे 4R1 लिख लेता हूं। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, माइनस का 16 और 4 3 जा 12। अब क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो 0 आ गया, ये कितना आएगा प्लस का 10, ये कितना आएगा माइनस का 10। तो यहां पर 0, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10, ये लीजिए। और यहां पर आ जाएगा XYZ और इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये लीजिए। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या हमारे पास ये इक्लियन फॉर्म आ चुकी है। देखिए जब तक ये इक्लियन फॉर्म नहीं आएगी तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब देखो इक्लियन फॉर्म आ गई क्या, नहीं आई अभी। देखो ये नंबर को 0 बनाना है तो इस 10 को और 0 बनाना है। तो ये 10 बहुत आसानी से 0 बनेगा। देखो ऊपर -5 लिखा है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं 0 बन जाएगा। इसका मतलब R3 में चेंज करेंगे और हम R3 में ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R2। इसका 2 टाइम्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अब यहां पर लिखते हैं, देखो ध्यान से। R1 में नो चेंज, तो 2 -4 एंड 3, 2 -4 और 3, 0 -5 +5, नो चेंज। अब देखो यहां पर जब इसका आप 2 टाइम्स करोगे ये 0, इसका 2 टाइम्स करोगे ये भी 0, मतलब यहां पर सब 0 आएंगे। ये लीजिए, मल्टीप्लाई में XYZ इक्वल टू में 0 0 0 0 0 0, ये लीजिए। तो मुझे लगता है सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास इक्लियन फॉर्म आ चुकी है, तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा, 2 × x 2x
-4 इंटू वाई -4y और 3 इंटू जेड प्लस का 3z। तो आगे मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y। देखो 2x माइनस 4y प्लस का 3z और इक्वल टू में आ जाएगा 0। इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर आ जाती है हमारे पास 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 0 इंटू एक्स 0 माइनस 5y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y 5 इंटू जेड प्लस का 5z। तो माइनस का 5y और प्लस का 5z, माइनस का 5y और प्लस का 5z इज इक्वल टू में 0 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो जरा, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है। तो सीधी सी बात है, अगर 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। बात समझ में आ गई? तो किसको एज्यूम करना है, किसी को भी कर सकते हैं, है ना। बस ये देख लेना कॉमन होना चाहिए। एक्स को नहीं करेंगे क्योंकि एक्स दोनों में नहीं है। जो वेरिएबल दोनों में है उसको करेंगे। तो देखो y भी दोनों में है, z भी दोनों में है, तो y को कर सकते हैं, z को कर सकते हैं। मैं यहां पर z को कर लेता हूं। लेट y इज इक्वल टू लेट z इक्वल टू k1। आप y को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो z को मैंने k1 कर लिया। तो देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में z की जगह k1 रख दूं तो सीधी सी बात है 5 से 5 कट जाएगा और y की वैल्यू भी k1 आएगी। तो अगर z k1 होगा तो y भी k1 होगा। देखो इस चीज का आप ध्यान रखना, मैंने एज्यूम केवल z को किया है, y तो मैंने यहां से कैलकुलेट करूंगा। मैं देखो मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। -5 प्लस अगर यहां पर z की जगह मैं k1 रख दूं तो इक्वल टू में 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, -5y इक्वल टू माइनस का 5k1, माइनस से माइनस खत्म, प्लस से 5 से 5 खत्म, तो y इक्वल टू क्या आएगा, k1 आएगा। तो अगर z k1 है तो y भी k1 ही होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है x को। x कहां से कैलकुलेट होगा, अब एक काम करो, देखो z की जगह k1 रखो, y की जगह भी k1 रखो। तो ये माइनस का 4k1 प्लस का 3k1, तो यहां पर माइनस का k1 बचेगा। तो सीधी सी बात है x की जो वैल्यू आएगी वो k1/2 आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए k1/2, क्योंकि 2x इक्वल टू k1 आएगा, k1/2। तो अब हम यहां से आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहला आइगन वेक्टर आ गया लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। यहां से हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा x y और z। अब यहां पर x y z की अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो कितना आएगा। x की वैल्यू क्या है, k1/2। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है k1/2। y की वैल्यू क्या है, k1। z की वैल्यू क्या है, k1। और अगर मैं यहां से k1 को कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से k1 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास x1 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से k1 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1/2 1 1। ऐसे ही लिखता हूं, देखो 1/2 1 1। ये मेरे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट आइगन वेक्टर आ चुका है। ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर है। क्लियर है। अच्छा, इस आइगन वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो मैंने इसमें से k1 कॉमन लिया है, मैं इसमें से k1/2 को भी कॉमन ले सकता हूं और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे k1 और यहां पर 1 बचेगा। देखो अगर आप 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 अगर आप कॉमन ले लें तो ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा। तो देखो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्योंकि अगर आप इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां 1 बचेगा। सीधी सी बात है, 1 में से 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 1 में से 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। तो ये 2 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर बाहर का 1/2 कहां गया, तो ये 1/2 k1 में ही चला गया। भाई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिलहाल तो ऐसे लिख लेते, बाकी चलिए लिखे रहने देता हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ गया। अब देखो दूसरा आइगन वेक्टर। अच्छा एक चीज मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर मैं यहां पर बाई चांस
अगर मैं यहां पर y को k1 मानता तो z भी k1 आता, तो देखो यहां पर सेम ही आएगा आंसर, चाहे आप कुछ भी मानो, y को मानो या z को मानो, ये सेम ही आएगा, है ना, इस केस में। चलिए अब हम चलते हैं आगे ना। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास 3। अब हम लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, है ना, लैम्डा की हमारे पास, अच्छा इसको मैं यहां से हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगा आपको बिना मतलब के। देखो अब हम लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की जगह पर 3 पुट करना होगा। तो देखो ये क्या आएगा, 8 माइनस 3 5, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 0। चलिए तो आगे कॉपी कर लेते हैं, देखो ध्यान से ना। अब यहां पर आ जाते हैं, तो 8 माइनस 3 यहां पर क्या बचेगा हमारे पास भाई 5 बचेगा, है ना। 8 माइनस 3 5, माइनस 6 2, माइनस 6 और 2। नेक्स्ट रो क्या है, माइनस 6 और यहां पर बचेगा 4, तो माइनस 6 प्लस का 4, माइनस 6 प्लस का 4 और माइनस का 4, यही आएगा, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 4, 2 माइनस 4 और यहां पर बचेगा 0, 2 माइनस 4 और 0, 2 माइनस 4 और 0, ये लीजिए, और यहां पर आ जाएगा x y z और इक्वल टू में आएगा 0 0 0, करेक्ट। इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अब देखो क्या करना है, आप जरा ध्यान से देखें, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। 5 माइनस 6 2, 5 माइनस 6 2, माइनस 6 4 माइनस 4, माइनस 6 4 माइनस 4, 2 माइनस 4 0, 2 माइनस 4 0, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को 0 बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये ऊपर 5 लिखा है, तो 5 की हेल्प से इन दोनों को 0 कैसे बनाए। तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, देखो ये प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, तो हम एक काम करते हैं यहां पर 1 बना लेते हैं। 1 बनाओ या माइनस 1 बनाओ, बात एक ही है, दोनों से काम हो जाता है। तो मैं यहां पर R1 रो में चेंज करूंगा और R1 में, देखो R1 में चेंज करेंगे और R1 में R2 को ऐड कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, यहां पर माइनस 1 आ जाएगा और उसके बाद नीचे वाले आसानी से 0 बना सकते हैं। चलिए तो इस ऑपरेशन को यहां पर परफॉर्म कर लेते हैं, ध्यान से देखें। देखिए ना, ऐड करते हैं दोनों को, तो 5 माइनस 6 यहां पर माइनस 1 बचेगा, माइनस 6 और 4, तो ये हमारा माइनस 2 बचेगा, माइनस 2, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी माइनस 2 बचेगा। तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, बाकी दोनों रो नो चेंज। माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4, माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0, ठीक है। एक्स वाई जेड इक्वल टू में 0 0 0, ये लीजिए, क्लियर है। चलिए अब यहां के आगे देखो, यहां से यहां पर आ जाएगा क्या, हाँ आ तो जाएगा। चलिए यहीं पर कर लेता हूं और आगे भी ध्यान से देखें। चलिए देखो थोड़ा छोटा करके लिखूंगा उधर, देखो ध्यान से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस माइनस 6 को 2 को 0 बनाना माइनस 1 की हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे, देखो तो यहां पर मैं पहले ऑपरेशन लिख लेता हूं, R2 में चेंज, R2 में चेंज, क्या चेंज करेंगे R2 में, R2 देखो इसको 0 बनाना है तो माइनस 6 में से माइनस करना पड़ेगा माइनस 6 को, तब 0 बनेगा। तो R2 में चेंज, R2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1। देखो अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा R3 में चेंज, क्योंकि अब हमें इसको भी 0 बनाना है, तो R3 में चेंज, R3 प्लस, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे, 0 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मैं यहां पर बनाता हूं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा, तो यहां पर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो R2 में चेंज करना, R1 में कोई चेंज नहीं है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। चलिए इसको चेंज करेंगे तो यहां पर सेपरेट कैलकुलेशन कर लेता हूं, माइनस 6 4 और माइनस 4, माइनस 6 4 माइनस 4। हमें क्या करना है, इसमें से
6r1 को माइनस करना है, तो पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, तो ये आएगा -6 -12 और माइनस का 12। अब यहां पर हमें करना है इनको माइनस, तो माइनस में करते हैं साइन चेंज, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये तो आएगा 0, ये आएगा 16 और ये आएगा 8, 0 16 8, तो सेकेंड रो में आएगा 0 16 8। क्लियर है? अब R3 पे चलते हैं। R3 ध्यान दीजिएगा, R3 में तो R3 हमारे पास क्या है, 2 - 4 0। देखो 2 - 4 और 0, हमें इसमें ऐड करना है 2r1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2r1 तो -2 -4 -4 ऐड करना है, तो ये 0 आएगा, ये -8 आएगा और ये -4 आएगा, 0 -8 माइनस का 4, ये कंप्लीट हुआ। यहां पर हमारे पास आ जाएगा x y z, x y और z इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 0, ये लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैट्रिक्स को छोटा लिखा लेकिन समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो, यहां तक तो समझ में आ गया कि हमारे पास इक्लियन फॉर्म आ चुकी है, तो अभी हमारे पास इक्लियन फॉर्म नहीं आई है, अभी हमें इस -8 को भी 0 करना है, तो क्या करें, अब हम R3 में चेंज करेंगे। देखिए R3 में चेंज, R3 ये -8 है, ये प्लस का 16 है, तो कैसे 0 बनेगा, इसको 8 बनाओ, तो सीधे सी बात है, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो और ऐड करना पड़ेगा, तो R3 में चेंज R3 + 1/2 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे, तो जब आप इसका 1/2 करेंगे, ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, दोनों ही 0 हो जाएंगे। चलिए दोनों को 0 बना देते हैं, तो अब हमारे पास यहां पर आ जाएगा -1 -2 -2 -1 -2 -2 0 16 और 8, और ये तीनों आ जाएंगे 0। क्लियर है? x y और z इक्वल टू में क्या आएगा, 0 0 0, ये लीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास इक्लियन फॉर्म बन चुकी है, इक्लियन फॉर्म बन चुकी है। अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x, एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, तो -x -2y -2z, यहां पर आ जाते हैं, -x -2y और माइनस का 2z इक्वल टू में आ जाएगा 0। और आगे चलते हैं, देखो 16y और 8z इक्वल टू में 0, 16y और प्लस में 8z इक्वल टू में 0। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, है ना, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं 4 और 5। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखो जरा ध्यान से, अगेन हमारे पास 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। किसको करें, देखो मैं एक काम करता हूं, आप y देखो, y भी कॉमन है, z भी कॉमन है, तो y को भी कर सकते हैं, z को भी कर सकते हैं, तो मैं यहां पर y को कर लेता हूं k2। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन में तो आपने सर z को किया था, है ना, यहां पर y को क्यों कर रहे हैं। देखो अगर मैं y को k2 पुट करूंगा तो यहां से z की वैल्यू -2k2 आ जाएगी, इंटीजर नंबर आएगा। अगर मैं z को k2 कर लेता हूं तो फिर y फ्रैक्शन में आएगा, तो मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए y को एज्यूम कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। चलिए अगर y k2 है तो z की वैल्यू -2k2 आएगी, कैलकुलेट करके देखिए। देखो यहां पर पुट करो 16y प्लस, सॉरी हाँ y को k2 माना है ना, तो 16k2 प्लस का 8z इक्वल टू में 0। तो यहां से जब आप z निकालोगे तो ये आएगा 8z इक्वल टू माइनस का 16k2, 8 से इसको कैंसिल कर दो तो z इक्वल टू माइनस का 2k2 आएगा, है ना। तो ये सब मैं रफ में कर रहा हूं क्योंकि इसको फेयर में लिखूंगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए तो z की वैल्यू -2k2 होगी। अब क्या करेंगे, अब y और z को उठा के यहां रख दो। देखो -x, अगर मैं यहां पर y की वैल्यू k2 रखता हूं तो माइनस का 2k2, और अगर मैं यहां पर z की वैल्यू -2k2 रखता हूं तो प्लस का 4k2 इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, यहां पर -x और प्लस का 2k2 बचेगा,
तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k2 आ जाएगी। तो हमारे पास x आ जाएगा फाइनली 2k2। तो आप ये कैलकुलेशन फेयर में दिखाना चाहे तो फेयर में भी दिखा सकते हैं, क्लियर है। मैं इसलिए रफ में कर दिया जिससे कि बहुत ज्यादा स्लाइड ना बने। तो ये हमारे पास y z और x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमारे पास आइगन वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट आइगन वेक्टर क्या होगा, x2। और x2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, जरा ध्यान देंगे। x2 x y z, x y और z इज इक्वल टू, अब यहां पर पुट करेंगे वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 2k2, y की वैल्यू कितनी है k2 और z की वैल्यू है माइनस का 2k2। यहां से k2 को आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। k2 को कॉमन लेके लिखेंगे तो हमारे पास यहां से x2 आएगा, x2 आएगा, k2 बाहर आएगा और यहां से x2 आ जाएगा 2 1 और माइनस का 2। ये मेरे पास फाइनली सेकंड आइगन वेक्टर आ चुका है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते भी हैं कि हमारे पास यहां पर 3 आइगन वैल्यूज आई थी, है ना। 3 आइगन वैल्यूज आई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 3 में से किसी एक आइगन वैल्यू के लिए केवल एक आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो आपको तीनों आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने होंगे, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक ही आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको 7 में से 4 मिल जाए, हो सकता है कि आपको 7 में से 5 मिल जाए, लेकिन फुल नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है। फुल कब मिलेंगे, जब आप तीनों कैलकुलेट करेंगे। तो अब तक हम 2 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, 15। अब हम लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए कैलकुलेट करेंगे। हाँ, नो डाउट आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन होता है वो लेंथी होता है, क्योंकि आपको 3 आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने होते हैं। लेकिन अगर आप जब इसको रजिस्टर में करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, इजी है। चलिए अब हम थर्ड आइगन वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड आइगन वेक्टर है हमारा लैम्डा इक्वल टू 15 के कॉरस्पॉन्डिंग। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 15, अगर लैम्डा की वैल्यू 15 है तो हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 15, तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे। हाँ, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो 15, तो देखो 8 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 7 बचेगा यहां पर, -7 -6 2, -7 यहां पर क्या था, -7, एक मिनट, हाँ यहां पर -7 -6 और 2, -6 और 2, -6 और 2। चलिए और पीछे चलते हैं, -7 6 और 2, -7 -6 और 2। चलिए अब यहां पर आते हैं। याद रखना लैम्डा हमारा कितना है, 15 है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं 15 रखूंगा तो ये माइनस का 8 बचेगा। तो -6 -8 -4, -6 -8 और माइनस का 4। चलिए अब यहां आ जाते हैं, 2 -4, और यहां पर अगर मैं 15 रखूंगा तो ये माइनस का 12 बचेगा। तो 2 -4 -12, 2 -4 और माइनस का 12, एक्स वाई जेड और इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 0। ये लीजिए, ये आएगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास 15 था, है ना, लैम्डा। तो यहां पर -7 -8 और -12 है। -7 यहां बचेगा, -8 यहां पर बचेगा, माइनस का 12 यहां पर बचेगा, ठीक है। -6 2, -6 2, -6 -4 यहां आएगा, -6 -4 और 2 -4 आएगा, 2 -4, ठीक है। चलिए अब आगे देखो ना। अब हमें इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लैम्डा के नीचे वाले सबको 0 करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखो
सीधी सी बात है, -7 के हेल्प से इनको 0 बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, पहले यहां पर 1 या -1 बना लेते हैं। तो देखो ये -7 या -6 है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो -7 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो यहां पर माइनस का 1 बचेगा, तो वही तो मुझे चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, R1 में चेंज करता हूं और R1 में से R2 को माइनस कर देता हूं, R2 को क्या कर देता हूं, माइनस। देखो क्या बचेगा, अब ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, -7 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -6 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, तो -1 2 6, ठीक है। बाकी दोनों कॉपी कर लेंगे, -6 -8 -4 2 -4 माइनस का 12, ये लीजिए, क्लियर है। अब आगे देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड इक्वल टू में 0 0 0, ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या करें, अब इस -1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, अब तो आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर मैं पहले क्या लिखूंगा, ऑपरेशन। देखो क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 में चेंज, R2 में चेंज, R2, देखो इसको 0 बनाना है तो -6 0 कब बनेगा, जब हम इसमें +6 ऐड करेंगे, है ना, ये -6 इसमें से माइनस करेंगे, तो R2 में चेंज, R2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1, है ना, 6 टाइम्स ऑफ R1। अब इसको 2 को भी 0 बनाना है, तो एक ऑपरेशन हम यहां पर और परफॉर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ऑपरेशन और यहां पर लगाएंगे। देखो ना, R3 में चेंज, R3 में चेंज, R3, ये 2 है, ये -1 है, तो 0 बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये दोनों ऑपरेशन लगा देंगे तो हमारे पास दोनों 0 बन जाएंगे, ये वाले नंबर। चलिए बनाते हैं, अब ध्यान देंगे, देखो R1 में नो चेंज, तो -1 2 6 -1 2 और 6। R2 में चेंज होगा, तो R2 को देखते हैं क्या आएगा, -6 -8 और -4। मैंने R2 को अलग से कॉपी कर लिया यहां पर। अब मुझे क्या करना है, R2 में से, R2 को कॉपी किया, R2 में से 6 R1 माइनस करना है, तो R1 को 6 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, यहां पर 36 आएगा। अब क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, कितना आ जाएगा, 0, ये कितना आ रहा है, माइनस का 20 और ये कितना आ रहा है, माइनस का 40, तो 0 माइनस का 20 एंड माइनस का 40, ये आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। चलिए क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं ना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं, वो वाला R3 में चेंज करेंगे, तो R3 में क्या क्या एलिमेंट है, 2 -4 और -12, मैंने सेपरेट लिख दिया, 2 -4 -12। अब इसमें ऐड करेंगे 2R1, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 माइनस का 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, देखिए कितना आएगा, 0 0 0, ऐड करना है ना, सब 0 0 आ गया, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये लीजिए। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम फॉर्म आ चुकी है, एक्स वाई जेड इक्वल टू में 0 0 0, ये लीजिए। अब जरा ध्यान देंगे, हाँ हमारे पास अब यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम फॉर्म हमें मिल चुकी है, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कितनी इक्वेशन हमें यहां पर, चलिए ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, -x प्लस 2y प्लस 6z, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का 20y माइनस का 40z इज इक्वल टू 0, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 6 और 7, इक्वेशन नंबर 6 और 7। हमें करना है इनको सॉल्व, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब देखो जरा ध्यान से,
तो सीधी सी बात है, अगेन 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर मान लेता हूं जेड को मान लेते हैं जेड इक्वल टू K3, है ना, क्योंकि सीधी सी बात है जब जेड को निकालूंगा तो वाई की वैल्यू इंटीजर आएगी, मतलब जेड को K3 पुट करेंगे तो वाई इंटीजर आएगा। तो अगर जेड K3 होगा तो वाई कितना आ जाएगा। अब मैंने K3 क्यों माना, क्योंकि K1 K2 मैं ऑलरेडी मान चुका हूं। देखो अगर आप यहां पर जेड की जगह K3 पुट कर देंगे तो ये -40 है, उधर ले जाएंगे तो ये 40 K3 हो जाएगा और ये -20 वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 K3 आ जाएगी भाई, माइनस में आएगी 2 K3। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए अब y और z की वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, ध्यान से देखो। देखो ये कितना K3, z कितना K3, तो ये 6 K3, यहां पर y कितना 2 K3, तो 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 4 K3। देखो ये माइनस का 4 K3, ये प्लस का 6 K3, तो प्लस का 2 K3 बचेगा, तो इसका मतलब x हमारा प्लस का 2 K3 आएगा। तीनों कैलकुलेट कर लिए, आप ये कैलकुलेशन रफ में कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर आ चुका है, तो थर्ड आइगन वेक्टर के लिए मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर आ चुका है, और थर्ड आइगन वेक्टर क्या है, यहां पर लिख लेते हैं x3 इज इक्वल टू x y और z, और यहां पर x y z की अब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। वैल्यू क्या आ रही है, K3 माइनस 2 K3 माइनस का 2 K3 और प्लस का 2 K3। एक मिनट, गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया है, x2 K3 माइनस 2 K3, लास्ट में K3 आएगा। x क्या है, x हमारे पास 2 K3 है, 2 K3 माइनस का 2 K3 और z हमारे पास आएगा K3। अब इसमें से K3 को ले लीजिए कॉमन, तो अगर हम K3 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस 2 और 1, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड आइगन वेक्टर। थर्ड आइगन वेक्टर, तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए हैं। डिपेंडेंट वेक्टर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, 3। तो ये हमारा x3 है, और x3 क्या है, 2 माइनस 2 और 1, क्लियर है। और x2 का हमारे पास, ये हमारा x2 है, 2 1 और -2, और x1 कहां पर है, ये हमारा x1 है, 1/2 1 और 1। तो यहां पर 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमारे पास आए हैं। तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हैं, लेकिन इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स क्या है, डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर केवल 3 है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर अगर 3 आइगन वैल्यूज होंगी तो क्या हमेशा 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे, सॉरी 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो यहां पर ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर 3 आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं, जैसा कि यहां पर है, देखो तीनों आइगन वैल्यूज अलग अलग है, तो उस केस में आपको 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज रिपीट करेंगे, जैसे कि आप आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, आगे जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं वहां पर आइगन वैल्यूज रिपीट करेंगे, तो जब आइगन वैल्यूज रिपीट करती हैं तो वहां पर 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 आइगन वेक्टर भी हो सकते हैं और 2 आइगन वेक्टर भी हो सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो यहां तक 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अभी 3 क्वेश्चन मैं आपको और समझाने वाला हूं, लेकिन तीनों मैंने सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, पूरा प्रोसेस समझा चुका हूं। अब केवल कैलकुलेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व क्वेश्चन से समझा देता हूं, जिससे कि समय कम लगे। नाउ क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2020 में ही पूछा गया है ना, 7 मार्क्स के अंदर। देखिए करना क्या है, अगेन हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर इसकी कैलकुलेट करने, तो स्टेप नंबर 1 हमारा वही रहेगा कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद
कैलकुलेटर से, देखो इसमें तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर ऑलरेडी आ रहे हैं। तो यहां पर लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? लैम्डा की 3 वैल्यू है, एक -2 है और बाकी की 2 वैल्यू +2 और +2 है। इसका मतलब यहां पर लैम्डा की 3 वैल्यू तो है, लेकिन 2 वैल्यू तो रिपीट कर रही हैं। क्या कर रही है? रिपीट कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? 2 आइगन वैल्यू क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। तो अब हमें यह देखना है, देखो सबसे पहले तो हम लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, लेकिन लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि कब एक आता है और कब 2 आते हैं। देखो जरा ध्यान से। तो पहले तो आप लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, अगेन वही इक्वेशन लिखेंगे। देखो हमने प्रॉपर इक्वेशन डाल दी 1। अब हम क्या करेंगे? लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो ये तो आपको आता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहां पर लैम्डा की जगह आप -2 पुट कर देंगे, जो भी आएगा इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो 2 इक्वेशन बन गई है, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा ये। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह है। लेकिन अब आते हैं दूसरे केस पे, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 और 2 जो है वो 2 बार है, रिपीट कर रहा है 2। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 2 बार है तो हम आइगन वेक्टर 2 बार निकालेंगे, नहीं, हम एक ही बार निकालेंगे और एक ही बार में या तो एक वेक्टर आएगा या 2 आएंगे। देखो जरा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 है, हमने अगेन इक्वेशन नंबर 1 में जाकर लैम्डा की वैल्यू को 2 पुट करा, हमारे पास ये आ गया। फिर हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो जब हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करा तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन फॉर्म आ चुकी है ये। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, देखो अगेन हमारे पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन आ रही हैं और 3 वेरिएबल आ रहे हैं तो आपको एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 कब मिलेंगे? तो देखो, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक है तो आपको 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे एक ही वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, रिपीटिंग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पर आपके पास 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी वैल्यू रिपीट करेगी, लेकिन वहां पर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी और वेरिएबल होंगे 3, तो वहां पर हमें 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे रिपीटिंग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा जाके। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, एक को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे और एक को हमने z को k2 मान लिया, तो y भी k2 आ गया, x0 आ गया, तो यहां पर हमारे पास x2 आ गया। तो आपने देखा यहां पर हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आया है लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, जबकि 2 क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। तो यहां पर हमारे पास टोटल 2 ही आइगन वेक्टर आए हैं, 3 नहीं आए। लैम्डा की 3 वैल्यू है लेकिन आइगन वेक्टर कितना आए? 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए हैं। तो ओनली 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, केवल 2 ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। डिपेंडेंट वेक्टर तो इनफाइनाइट है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेक्टर 2 है। अब ये मैं बार बार आपको इंडिपेंडेंट वेक्टर क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। वहां पर हम गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज आपको याद रखनी है, हम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑर्डर के बराबर हो। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 का था और यहां पर इंडिपेंडेंट वेक्टर केवल 2 आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, तो हम इसको डायगोनलाइज नहीं कर सकते। हम गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम 3x3 की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट तब कर पाएंगे जब उसके 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे। तो इसके 2 ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखो अगेन हमें इसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने, और ये क्वेश्चन भी आपका आरजीपीवी में आ चुका है ना। तो सबसे पहले तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम कैलकुलेटर से इसकी आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, कैलकुलेटर कभी भी रिपीटिंग वैल्यू को 2 बार शो नहीं करता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में आपकी पहली वैल्यू आएगी 5 और दूसरी आएगी 1, उसके बाद कुछ नहीं आएगा।
और आपको मालूम है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर आपको 2 ही वैल्यू बता रहा है। तो हमेशा याद रखना पहले 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो जो वैल्यू कैलकुलेटर में बाद में आती है वो वैल्यू रिपीट करती है। तो 1 बाद में आएगा तो 1 2 बार रिपीट होगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पर अगेन पहले हम लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद 1 1 के लिए निकालेंगे। तो देखो पहले तो आइगन वेक्टर किसके लिए निकाल रहे हैं? 5 के लिए। तो जब हमने 5 के लिए निकाला तो नॉर्मल तरीके से निकलेगा। देखो 2 इक्वेशन बनी है, 3 वेरिएबल है, एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारे पास पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब देखो जब लैम्डा इक्वल टू 1 है, अब लैम्डा इक्वल टू 1 क्या रिपीट कर रहा है ना? तो अब रिपीटिंग वैल्यू के लिए देखते हैं क्या होगा। तो लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ध्यान से देखो यहां पर पूरी पूरी 2 रो 0 हो गई है, तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन बनेगी x + 2y + 1z। तो वेरिएबल 3 है और इक्वेशन केवल एक बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए देखो लैम्डा इक्वल टू 1 क्या कर रहा था? यहां पर रिपीट कर रहा था। लैम्डा की वैल्यू 1 क्या कर रही थी? रिपीट। तो इसका मतलब यह है लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आएंगे। अब देखो कैसे। अब एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो सीधी सी बात है हमें कोई भी 2 वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। देखो जब आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं और 2 इक्वेशन होती हैं तो आप एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते हो, लेकिन जब आपके पास इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल 3 है तो आपको 2 वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो मैंने x को k2 मान लिया और y को मैंने k3 मान लिया, क्योंकि k1 मैं पहले मान चुका था। तो अब आप क्या करेंगे? x की जगह k2 रखेंगे, y की जगह k3 रखेंगे और यहां से z निकालेंगे, तो z की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप आइगन वेक्टर निकालेंगे x y z, तो x की जगह वैल्यू रखेंगे क्या? k2, y की जगह वैल्यू रखेंगे k3 और z की जगह वैल्यू रखेंगे -k2 और -2k3। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहां से आप k2 k3 को कॉमन नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे? देखो अब यहां पर हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आएंगे। देखो कैसे, ये k2 है, इसमें k3 नहीं है, इसमें k3 है k2 नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहां पर k2 है k3 नहीं है, तो k2 + 0 k3 लिख देते हैं। अरे भाई आप k3 को 0 कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर k3 है k2 नहीं है, तो 0 कोफिशिएंट के साथ k2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर दोनों है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। और वैसे भी अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो k2 + 0 k2 आ जाएगा, 0 k2 + k3 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करके यही वापस आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां से k2 को कॉमन लेंगे, यहां से k3 को कॉमन लेंगे, है ना? अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, देखो एक आइगन वेक्टर आपके पास ये आ गया k2 और यहां पर बचेगा 1 0 और -1, और एक यहां से आ जाएगा, k3 बाहर कॉमन आ गया और एक आ गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है क्योंकि ये k2 पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये k3 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। तो अब इस क्वेश्चन में एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। तो यहां पर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन में और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या डिफरेंस है? देखो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आइगन वैल्यूज 3 थी, एक वैल्यू रिपीट कर रही थी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए और इस क्वेश्चन में 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपके पास आ चुके हैं। तो इसका मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन को हम डायगोनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस ही होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर एक दो कॉन्सेप्ट और है कैलकुलेशन के अंदर जो आपको आने चाहिए, बस वही मुझे सिखाना है। और इस क्वेश्चन के बाद आपको आइगन वेक्टर में कोई डाउट नहीं बचेगा। आपके पास कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी भी फंसेंगे नहीं, आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है,
पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ये आ गई। यहां से अगेन हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यू आ रही है और 3 यहां पर रिपीट कर रहा है, अगेन रिपीटिंग वैल्यू है। क्या है? रिपीटिंग वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे प्रॉपर तरीके से, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, है ना। इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखो इक्लियन फॉर्म आ गई, है ना। देखो लैम्डा के नीचे हमारे सॉरी डायगोनल के नीचे सब क्या आ गए? 0 आ गए। तो कई बार स्टूडेंट यहां पर आके थोड़ा सा फंस जाता है। मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको कि इस तरह की सिचुएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड जेड, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। 0 इंटू एक्स 0, 2 इंटू वाई 2y, देखो 2 इंटू वाई 2y, यहां पर 2y है, 2 इंटू वाई 2y, और 0 इंटू जेड 0, यानी कि 2y इक्वल टू 0। देखो यहां ध्यान देना मेरी बात को, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, है ना। अब देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको लेंगे भाई? यहां से तो आपके पास y सीधा सीधा 0 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अरे भाई देखो ना यहां पर y तो सीधे 0 आ रहा है, y को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मत मान लेना। यही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर y 2y इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, तो y को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी भी एज्यूम नहीं करना है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। अच्छा y 0 आ गया, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको माने? देखो यहां पर x है और z है, तो आप x में से या z में से किसी एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं। मैंने x को ले लिया k1, तो z हो गया -k1। तो देखो मेरे पास क्या आ गया? x की वैल्यू k1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -k1। भाई ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस तरह की सिचुएशन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। तो कुछ नहीं करना, y आपके पास 0 है, y आपके पास 0 है, आपको एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना है, तो आप या तो x को ले लीजिए या z को ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो यहां से आपके पास पहला आइगन वेक्टर आ गया। अब आगे चलते हैं ना। अब लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए 3 रिपीट भी कर रहा है ना। तो यहां पर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हम इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास देखो ये आ गया। अब यहां पर देखो एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड जेड, तो -x प्लस जेड इक्वल टू में 0। बस एक ही इक्वेशन बन रही है, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, तो सीधी सी बात है दो वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इक्वेशन आ रही है और इसके अंदर दो ही वेरिएबल, y तो गायब हो गया, y तो आया ही नहीं, y तो आया ही नहीं, तो क्या करें? तो हमेशा याद रखना, अगर कोई वेरिएबल इक्वेशन में नहीं आ रहा है तो उस वेरिएबल को 0 नहीं लेना है, उस वेरिएबल को आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो इसमें y नहीं आया है, इसलिए आप y को k2 मानेंगे। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, y को 0 ले लेते हैं कि सर जब आया ही नहीं तो 0 होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जो आया नहीं वो 0 नहीं होगा, जो आया नहीं है वो कांस्टेंट होगा। तो आप यहां पर y को k2 लेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर y 0 आ गया था, तो इसको आप कांस्टेंट नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर y आया ही नहीं तो आप उसको कांस्टेंट लेंगे। तो y हो गया k2। अब एक को और मानना आपको, तो देखो y को k2 मान लिया और x को मैंने मान लिया k3, तो यहां से z भी आ जाएगा k3, तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू k3, y की वैल्यू k2 और z की वैल्यू k3। अब आपको क्या करना है? देखो अगेन आप कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर k3 भी है और k2 भी है। तो क्या करें? पहले वाला तरीका, देखो ये k3 है, इसमें k2 नहीं है, तो 0 k2 प्लस k3 लिख देंगे। इसमें k2 है, k3 नहीं है, तो k2 प्लस 0 k3 लिख देंगे। इसमें k3 है, k2 नहीं है, तो 0 k2 प्लस k3 लिख देंगे, और उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लेंगे, k2 को कॉमन ले, इसमें से k2 कॉमन आएगा 0 1 0, इसमें से k3 कॉमन आएगा 1 0 1। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए हैं, तो हम इसको भी डायगोनलाइज कर सकते हैं। और यहां पर हमारा आइगन वेक्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, और आइगन वेक्टर में जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर कवर करा दिया है। तो मैंने आपको यहां पर 5 क्वेश्चन कराए हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन
आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? लेकिन पांचों क्वेश्चन को समझना है और अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। क्लियर है? उसके बाद 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर डीपीपी में दिए, आप चाहे तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सफिशिएंट है ना। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालने हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2024 आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है। तो यहां पर हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस का, जिसके अंदर हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में, यूनिट नंबर 5 के लास्ट लेक्चर में हम केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के हमारे 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, लेकिन उन दोनों लेक्चर से पहले आपको यह लेक्चर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।